नहीं कर सकते, लेकिन के ले लोगे तो अच्छा है भी। ठीक है, अगर ना भी लोग तो कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कट जाते हैं। अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो के लेना सही रहता है। चलिए, चलो बच्चों, तो आज अपने इस टॉपिक को क्लोज करने वाले हैं, पूरा खत्म करने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है, जो भी अब चल रहा है अपना अभी। और आप आइए शीट के क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना भी। अगर ये समझ गया तो एक क्वेश्चन और अपना हो जाएगा। ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, देखो कैसे। कहता है सर, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए एंड कोस बी इक्वल है। देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला है, गिवन ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल है। ठीक है, सच दैट, और किस तरीके से है वो देखो। सच दैट cos A is equals to cos B, such that cos A equals to cos B। और मुझे शो करके दिखाना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। जो नॉर्मल बच्चा आएगा वो सोचेगा सर cos से cos काट दो, cos से cos काट दो, B आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने उस दिन मना किया था ना, साइन से साइन नहीं करता। कल मैंने आपको ये बात बता के भेजी है, वो आज के लिए बताई थी मैंने, एंगल से एंगल नहीं करता। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है साइन 30 अपॉन साइन 60, तो साइन से साइन कटेगा नहीं। कई बच्चे इसका आंसर 1/2 लिखाएंगे, गलत हो जाएगा ये। तो कभी ये नाम है जो नहीं कटेंगे वो आपस में। ठीक है, तो क्या होगा वो देखिए, वैल्यू रखेंगे उसके बाद कैंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, आइए तो सर करें क्या इसके लिए, आओ देखते हैं कैसे। वो कह रहा है सर एंगल ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए एंड कोस बी आर इक्वल। दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को अलग अलग ट्राइंगल में शो करना पड़ेगा। पहले तो ये बात। अब ये एक एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल नहीं है, एक ट्राइंगल के दो एंगल, या अलग अलग ट्राइंगल में इनको अपने को शो करना होगा। ठीक है, कैसे देखिए भी। तो मान लेता हूं ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल है, और दो एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है ना, तो इसको अपने एक्यूट एंगल मान लेते हैं ए। इस ए को एक्यूट एंगल, या इसको मान लो या इसको मान लो। तो बी इसको नहीं देना, इसको कुछ और नाम दे दो, सी नाम दे देते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं, डी नाम दे देते हैं। यानी एक ही ट्राइंगल में ये दोनों एंगल नहीं होने चाहिए। अब दूसरा मैंने ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर बी का जिक्र कर देंगे अपने। जो बी है वो कौन से सेकंड ट्राइंगल में है, इसको यहाँ पे अपने बी दे देते हैं। और क्या कौन सा रहेगा सर, ए बी सी डी यूज हो गया, ए बी सी डी, इसको ई दे देते हैं और इसको एफ दे देते हैं। देखो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और मुझे ये प्रूव करके बताना है ये जो एंगल ए है और एंगल बी है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो करेंगे कैसे वो देखना। तो जब बात चल रही है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो पीजीटी तो लगनी लगनी है, और दो ट्राइंगल की बात चल रही है तो पीजीटी दो बार लगनी है। ठीक है, कोस ए एंड कोस बी दोनों आपस में इक्वल है, तो इस ट्राइंगल के लिए कोस ए फाइंड कर लो, इस ट्राइंगल के लिए कोस बी फाइंड कर लो। किस एंगल की बात चल रही है, ए एंगल की, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, और ये बन गया अपना हाइपोटेनियस, और ये हो गया अपने पास की बेस। इस बी एंगल की बात चल रही है तो ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये हो गया अपने लिए बेस। इसको अपने बी से शो कर। ठीक है, तो मेरे पास इन तीनों में से किसी की वैल्यू नहीं है,
क्यों, इसका रेशो नहीं बता रखा ना, सीधा ये बता रखा है कोस ए और कोस बी दोनों इक्वल है। किसके इक्वल है ये नहीं बता रखा, तो ना तो हाइपोटेनियस आएगा, ना परपेंडिकुलर आएगा, ना बेस आएगा, वैल्यू नहीं आने वाली। सर क्या करें, तो ये सारा क्वेश्चन सिंबल्स में चलेगा। कैसे, देखो, वी नो कोस ए इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है कोस ए का, क्या है सर, पीवीपी डिवाइडेड बाय एच एच बी। तो कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन में एच, कोस होता है बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस ए लिख सकता हूं किसके इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस का काम कौन कर रहा है सर, इसके लिए बेस का काम एसी कर रहा है, और इसके लिए हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है सर, ये एडी कर रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा लेते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आपको। तो उसने बोला था कोस ए, तो मैंने इस ट्रायंगल के लिए कोस ए की वैल्यू फाइंड की। कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस एसी हो गया और हाइपोटेनियस क्या हो गया, एडी हो गया। ठीक है, वैल्यू नहीं है तो ये नाम ही इसको लिखना पड़ेगा। वापस देखिए, इसने बोला है सर कोस बी, तो देखते हैं कोस बी क्या होगा। फॉर्मूला तो सेम लगेगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस बी इज इक्वल्स टू, बेस क्या है, इसके लिए बेस क्या है, ए ई, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बीई, सॉरी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, एफ बी। इसको लगाता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखना भी, देखो वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो फिर सिंबल से काम चलाना पड़ेगा। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी एक्यूट बोले थे, मैंने दोनों में एक्यूट बना लिया, और कहता है सर दोनों को इक्वल करना है, और सच दैट ये दे रखा है, ये कंडीशन है आपकी, ये गिवन है, अभी इसका यूज करेंगे अपने। प्रूफ आपको ये करना है ए और बी आपस में इक्वल है, इसके लिए सिमिलैरिटी रूल लगता है, जो ट्राइंगल चैप्टर में सीखने वाले हैं हमने। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने करके रख लेते हैं, थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नंबर 7 6 में ये समझ में आएगा। नहीं, ये टेस्ट में अभी नहीं दे सकता मैं, ठीक है, लेकिन एक बार करके रख लो आप इस क्वेश्चन को, और इसको देख के ही घर जाके इस एक क्वेश्चन और कर लेना। अच्छा समझ में आपको चैप्टर नंबर 6 हो जाए ना तब आएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको कैसे करेंगे आगे। तो जो अब देखिए, आपको ये कह रखा है सर जो कोस ए है और वो कोस बी के इक्वल है, तो आप देख सकते हो सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कोस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन में एडी, और कोस बी की वैल्यू क्या है, बीई अपॉन में एफ बी। दो वैल्यू है ना, ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है, तो मान लेता हूं सर ये जो दोनों रेशो है वो किसके इक्वल होंगे, ए सी अपॉन में एडी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए सी अपॉन में बीई, और एडी को ऊपर ले गया मैं, और एफ बी यहां लिखा हुआ है, ये किसी ना किसी के इक्वल है, तो मैं कह देता हूं सर ये के इक्वल है। देखो कोई रेशो आपस में इक्वल है, वो किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे ना, उसको मैंने एक बार के लिए के मान लिया, एक बार के लिए क्या मान लिया, के मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब आपको पीजीटी का यूज करते हुए सीडी निकालना है, और पीजीटी का यूज करते हुए ईएफ निकालना है, फिर देखते हैं दोनों क्या देखते हैं। ठीक है, तो नाउ ट्रायंगल ले रहा हूं ए सी डी, इस ट्रायंगल की बात चल रही है, ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में इन दोनों का रिलेशन तो आ चुका है, अब आप सीडी निकाल रहे हो, तो सीडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी सीडी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए सी, एडी पहले नहीं लिखेंगे क्या, एडी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, एंड इन ट्राइंगल, अब सेकंड वाला ट्राइंगल देखना,
इन ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, इसके लिए आप क्या फाइंड करोगे, ई एफ फाइंड करोगे। तो ई एफ क्या होगा बताओ मेरे को, ई एफ होगा एफ बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर या बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये दो चीजें मेरे पास आ चुकी है, लेकिन यहां से आपको एडी और एसी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से एफ बी और ईबी को एज इट इज पड़ा रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको लगाते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। आइए अभी नाउ इन दोनों को डिवाइड कर दो, सी डी और ई एफ को डिवाइड कर दो, सी डी अपॉन में ई एफ। सी डी की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एफ की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ रहा है, दो ट्राइंगल लिए, ए इसमें दिया बी इसमें दिया, कोस ए फाइंड कर लिया कोस बी फाइंड कर लिया। क्यों सर, उसने बोला था, उसने कहा था इक्वल रख दो, मैंने इक्वल रख दिया, बस इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने के माना है। फिर मैंने एक ब्लू वाला ट्राइंगल लिया, एक ग्रीन वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि इन दोनों की बात तो मैंने कर ली है, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली पीजीटी से, सीडी की, इन दोनों की बात मैंने कर ली है, मैंने ई एफ फाइंड कर लिया। ई एफ फाइंड करने के बाद मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यूज रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है, ये देखो। क्या आप बता सकते हो एडी की वैल्यू क्या है, मैं यही रख रहा हूँ एडी की वैल्यू। आप बता सकते हो एडी की वैल्यू क्या है, दोनों में रूट जाएगा, ये लो जी, डिवाइडेड बाय यहां पे रूट जाएगा। आप बताओ एडी की वैल्यू क्या है। अपनों ने वो चैप्टर किया था ना अभी, पेयर और लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वालिटीज बनती थी, मैं कह रहा कोई भी दो ले लो, तीन इक्वालिटी बनती थी, मैं कहता कोई भी दो ले लो, a1 बाई ए टू, b1 बाई b2, c1 बाई c2, नहीं बनता था, तो ऐसे क्यों कर रहे हो फिर। तो अब कह रहा है सर एडी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एडी अपॉन एफ वी इक्वल्स टू के बराबर है, तो बता सकते हो एडी की वैल्यू क्या होगी, के एफ बी। क्या बनेगा यहाँ पे, के एफ बी, तो के पड़ा रहेगा और ये बनेगा एफ बी। स्क्वायर है तो बच्चों के पर भी स्क्वायर जाएगी, एफ बी पर भी स्क्वायर जाएगी, क्लियर है इतना। माइनस, अब वापस देखना, एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, एसी की वैल्यू क्या बता सकते हो, एसी की वैल्यू क्या हो, इसको छोड़ दो, एसी की वैल्यू के बीई, तो स्क्वायर है तो के स्क्वायर ब्रैकेट बीई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक की वैल्यू पुट करनी है, इसको कुछ नहीं करना एफ बी को, तो एज इट इज ये पड़ा रहा एफ बी स्क्वायर माइनस ए बी या बी ई की स्क्वायर, ठीक है। अब देखना भी नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख रहा हूं, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आएगा, अगर रूट में से कोई भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी कॉमन आती है, रूट में कोई भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी कॉमन आती है तो वो रूट होके आती है, जैसे 4 इंटू 5 लिखा हुआ है, अगर 4 बार जाएगा तो उसका रूट होके जाएगा, तो 4 बार जाएगा क्या बन के आएगा सर, 4 बार आएगा 2 बन के आएगा, ये रूल होता है ना, 2 बन के बाहर आएगा। उसी तरीके से अगर के स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो वो स्क्वायर हट के आएगा, तो बाहर क्या आएगा बच्चों, के आएगा। अब ध्यान से देखना अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, एफ बी स्क्वायर, और यहां क्या बचा, बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां क्या बचा हुआ है, एफ बी स्क्वायर एंड माइनस में ई बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी कि मैं कह सकता हूं सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के। लो बच्चों, सी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू के, यानी कि ये दोनों रेशो तो आपस में इक्वल थे ही, ये थर्ड रेशो भी आपस में इक्वल हो गया, यानी सी डी अपॉन ई एफ भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ये रिजल्ट आपको क्या बताता है, ये रिजल्ट आपको ये बताता है कि ए सी डिवाइडेड बाई बीई, इधर देख लो, ए सी डिवाइडेड बाई बीई इक्वल्स टू एडी डिवाइडेड बाय बीएफ या एफबी इज इक्वल्स टू सीडी डिवाइडेड बाय ईएफ। अगर तीनों रेशो इक्वल है, उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। अगर आपकी क्लास में सिमिलैरिटी हो गई है, ट्राइंगल चैप्टर हो गया, तो ये थोड़ा सुना होगा आपने नाम सिमिलैरिटी, नहीं हुआ चैप्टर नंबर 6 क्लास में, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई, कैलकुलेशन समझ के ये समझ में आ गया कि सी डी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू के, सी डी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू के है, तो ये तीनों रेशो आपस में इक्वल हो गए हैं। तो अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्वेश्चन को अपना खत्म करता हूँ।
मैं ये कह रहा हूं, हाँ दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्या कह सकते हैं सर, AC अपॉन में BE इज इक्वल्स टू AD अपॉन में FB इक्वल्स टू K एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू CD अपॉन में EF इक्वल्स टू K। यानी कि तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल है। आप देख सकते हो AC AD CD, AC AD CD ब्लू वाले ट्राइंगल के हैं, और BE FB एंड EF रेड वाले ट्राइंगल के हैं, सॉरी ग्रीन वाले ट्राइंगल के हैं। तो ये जो दो तीनों रेशो आपस में इक्वल आ गए हैं, ये इस बात का क्या कह सकते हैं, इस बात का ये प्रूफ है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हेयर ट्राइंगल कौन से वाला, नीले वाला, ADACD इन ट्राइंगल ACD सिमिलर, ये होता है सिमिलर का साइन। कौन से ट्राइंगल का, BEF ग्रीन वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग समझते हो, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा, इसके राइट साइड वाला एंगल इसके राइट साइड वाले, ऐसे शक्ल मत बनाओ। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, 10th आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, और वो भी CBSE बोर्ड से कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा आपने से, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। टॉपिक जरूर कह रहा हूँ ये टफ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये समझ में ना आए। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो क्या हो गया, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं ये जरूर नहीं समझ में आ रहा, ये मैं कैसे कर रहा हूं ये तो समझ में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्यों का रीजन नहीं है मेरे पास अभी तक, क्योंकि चैप्टर 6 करोगे तो आ जाएगा समझ में। सिमिलैरिटी करेंगे तो ट्राइंगल का सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। सिमिलैरिटी के रूल्स होते हैं कुछ, वो अलग कहानी होती है, वो समझ में आ जाएगी। लेकिन ये कैसे कर रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है कि सर कैलकुलेशन कैसे हो रही है, वो समझनी है बस आपने। ठीक है, एक बार समझ के रख लो, फिर अपना बाद में जो हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कह रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक मैंने करवाया, एक घर जाके खुद कर लेना, हो तो ठीक है, नहीं मैं ही करवा दूंगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो लास्ट में जो के वाला है जो कटी ये समझा देता हूँ। देखो वापिस देखो, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। उसने बोला था दोनों एक्यूट एंगल है, मैंने 2 ट्राइंगल लिए, दोनों एक्यूट मान लिए। उसने बोला कोस से फाइंड करो, कोस भी फाइंड करो, मैंने कोस से फाइंड किया, कोस भी फाइंड किया। उसने कहा था इक्वल रखो, मैंने इक्वल रखा। अब यहाँ की कहानी सुनना, इक्वल रखे, मैंने थोड़ा इंटरचेंज किया। मैं बताऊं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था, ये दोनों ब्लू वाले हैं, AC और AD, देख लो AC और AD ब्लू वाले ट्राइंगल के, मैं चाहता था ये ऊपर ऊपर आ जाए, आगे ऊपर ऊपर। ये देखो ये ग्रीन वाले ट्राइंगल के, मैं चाहता था ये नीचे नीचे आ जाए, ये लो नीचे नीचे आ गए। इसके लिए थोड़ा सा इंटरचेंज किया। यहाँ आने के बाद मैंने ये कहा था कि अगर सर ये दोनों रेशो इक्वल है तो ये किसी ना किसी के इक्वल होंगे, उसको K मान लिया जाता है। फिर मैंने एक एक ट्राइंगल लिया, फिर मैंने ब्लू वाला ट्राइंगल लिया और ग्रीन वाला ट्राइंगल लिया। मैंने उस साइड को फाइंड किया जो नहीं थी, जिसकी बात नहीं हुई। ब्लू वाले ट्राइंगल में AC की बात हो गई, AD की बात हो गई, कौन बचा, CD। और CD क्या है, परपेंडिकुलर, PGT से परपेंडिकुलर तो आता ही है फाइंड करना। क्या कहते हैं सर, हाइपोटेनियस में से ये माइनस कर दो, तो हाइपोटेनियस क्या है, AD। ये देखो AD की स्क्वायर माइनस AC की स्क्वायर। उसी तरीके से ग्रीन वाले ट्राइंगल में इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, EF की नहीं हुई। EF क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज, माइनस कर दो, माइनस कर दिया। फिर क्या हुआ, दोनों को डिवाइड कर दिया, CD उसको किसको, CD और EF को डिवाइड किया। जैसे मैंने डिवाइड किया, फिर मैंने देखा AD की वैल्यू तो है मेरे पास KFB, AC की वैल्यू है मेरे पास BEK, फिर K कॉमन लिया, स्क्वायर था। देखो स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा स्क्वायर नहीं आएगी इसमें, जैसे 4 बाहर गया तो 2 आया, 4 क्या होता है, 2 की स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर हट गई है इसकी, तो 2 बार आया, तो K बार आया, ये K से कैंसिल हो गया, K बचा। पता ये लग गया कि सर जो थर्ड रेशो है ना, थर्ड रेशो में भी आप चेक कर सकते हो, ये ऊपर वाला ब्लू है और नीचे वाला ग्रीन है। ये थर्ड रेशो भी जो है वो क्या होगा, वो K के इक्वल होएगा, यानी कि तीनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलैरिटी के टोटल 3 रूल होते हैं।
साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, और क्राइटेरिया होते हैं ये, और साइड साइड साइड, जैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी 9th क्लास में, वैसे सिमिलरिटी पढ़ेंगे। बेटा एडी की स्क्वायर, एडी क्या है, एडी क्या है, के इंटू एफ बी। एडी पर स्क्वायर है तो के पर भी स्क्वायर होएगी और एफ बी पर भी स्क्वायर होएगी। इस तरीके से एसी क्या है, के इंटू बीई, के पर भी स्क्वायर होगी, बीई पर स्क्वायर होगी, के कॉमन आ गया, नीचे वाला सेम हो गया, कट हो गया। ठीक है, करो एक और नोट, और इसके साथ का आप क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 17। बस बस इन दो क्वेश्चन की मैं आपको कह रहा हूं कि ये दो क्वेश्चन आप एक बार के लिए रख दो होल्ड पे, चैप्टर नंबर 6 में ये अच्छे समझ में आने वाले हैं, आपको नोट करके रख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 शीट का। इसमें दो और ये भी है, ये तीनों रेशियो लिखने हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा। आज मुझे ये खत्म करनी है, ये टॉपिक खत्म करना है 17, आज ये खत्म करना है अपने को। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हाँ 8.1 कह सकते हो, लगभग खत्म है सारी। तो देखिए आइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कहता सर इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक अपने को और दिया हुआ है, कहता सर पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तीन वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है, साइन पी, कोस पी, टेन पी। ठीक है, आइए क्वेश्चन आया समझ में। ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल क्यू पर है, पी आर प्लस क्यू आर का एडिशन दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ। तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा वो देख लो। देखो आपका पहला काम तो यही है कि पहले डायग्राम बनाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसको क्यू 90 डिग्री रख लेना, क्यू को रख लेना 90 डिग्री, और पी को यहाँ रख लेते हैं, आर को यहाँ रख लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, बात चल रही है सर क्यू पे 90 डिग्री की, और रेफरेंस एंगल आपको पी लेना है क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी के लिए फाइंड करना है। तो इस पी को अपने रेफरेंस मानते हुए ये कह देते हैं सर ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये अपनी हाइपोटेनियस हो गई, और सर ये हो गई अपनी बेस। ठीक है, उसने पी क्यू की वैल्यू मुझे दी हुई है, सिर्फ बेस दिया हुआ है 5,
यानी कि आप इसको बेस मान सकते हो। बेस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। पीआर और क्यूआर, जो पीआर और क्यूआर है ना उसका एडिशन दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का एडिशन दिया हुआ है। एडिशन मेरे काम का नहीं है, मुझे तो अलग अलग वैल्यू चाहिए, अलग अलग मिले तो बात बने। तो सर क्या करें? एक बार के लिए आप पीजीटी लगा दो, ठीक है? देखो कैसे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या कहती है पीजीटी? पीजीटी ये कहती है सर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू। यही है ना पीजीटी? पी आर की वैल्यू मेरे को पास नहीं है सर, और क्यू आर भी नहीं है, लेकिन पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मुझे दिया होगा। ये वैल्यू मैंने रख दी। जो वैल्यू नहीं है उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ एक बार। तो इसको लिखा हुआ है सर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, और वो कितना हो गया? 25। इसको एक बार वापस लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25। मतलब आपको इसको देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हाँ सर, अब थोड़ा दिमाग चलने लग गया। देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे करना था, मुझे इतना पता था अगर राइट एंगल है तो पीजीटी तो लगनी ही लगनी है। तो मैंने पीजीटी लगाई, जो वेरिएबल थे उनको लेफ्ट साइड में ले आया वैल्यू, तो फिर यहीं पे देख के मुझे लगा कि सर ये तो आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और जो ए प्लस बी है वो गिवन है मेरे पास। ये वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, कितनी है? इसको अपने 1 लगा देते हैं। गिवन फ्रॉम 1 कितना दिया हुआ है? ये 25 दिया हुआ है, और इसका प्रोडक्ट पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। सही है इतना? और जो 25 से 25 कट हो गया, तो आप कह सकते हो पी आर माइनस क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। पी आर माइनस क्यू आर वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। तो अब अपने क्या करें सर? देखिए, पी आर एंड क्यू आर का जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 आ चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा लेता हूँ। आपने अभी ताजा ताजा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया होगा, किया या नहीं किया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। कैसे सर? क्या आप इसको x देख पा रहे हो, इसको y देख पा रहे हो? x प्लस वाई 25 है, x माइनस वाई 1 है, तो x और y आ जाएगा? आ जाएगा सर। कैसे आएगा? देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2। सर यहाँ कहाँ खो गए? अपने अपने पीजीटी लगा रहे थे, ये कर रहे थे। देखो मुझे अलग अलग वैल्यू चाहिए, मुझे अलग चाहिए हाइपोटेनियस, अलग चाहिए परपेंडिकुलर, मुझे पीआर की वैल्यू चाहिए, क्यूआर की वैल्यू चाहिए। उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सारा मामला चल रहा है। अब दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। पी आर प्लस क्यू आर का एडिशन है 25, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। सेम है या जम्मा सेम है? बोलो बोलो। सेम है जम्मा सेम है? सर सेम है। काटो क्यू आर से क्यू आर। पी आर और पी आर कितने हो गए सर? 2 पी आर इज इक्वल्स टू 26। पी आर कितना आ गया? 13। अगर पी आर 13 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखूं, सेकंड में रखूं? पी आर कितना है? 13 फ्रॉम 1। अगर पी आर की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो जैसे मैंने 1 में रखेंगे 13 उधर जाएगा, तो क्यू आर कितना आएगा? बता दो सर। 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, तो क्यू आर कितना आएगा? 12 आएगा भाई। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास। तो यानी कि जो पी आर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 13, और जो क्यू आर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 12। अब सारे तीनों अलग अलग चीजें आ गई है। तो आप मुझे साइन पी बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। नाउ साइन पी, क्या फॉर्मूला होता है साइन पी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 12। हाइपोटेनियस कितनी है? 13। कोस पी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? हाइपोटेनियस 13। 10 क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लो जी, तीनों वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है? एडिशन दे दिया, थर्ड साइड दे दी, तो आपको क्या करना है? पीजीटी लगानी है, यूज कर लेना। आइडेंटिटी लगेगी, एक आ जाएगा, दूसरा रेशो आ जाएगा, दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी।
और अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ पे प्रूफ हो जाए। कर लो मत। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। हाइपोटेनस फाइंड की पीजीटी लगाकर प्रूफ करना था 2 sin a cos a √2/4। एलएचएस को सोल्व किया, पूरा रेशनलाइज किया, वहां तक अपना प्रूफ हो गया। तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। और शीट में इसको 2 कर लेना। आपका होमवर्क बता देता हूँ मैं बच्चों। एक तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। इतना करके आओगे, बाकी कर देंगे। और कल आपका होमवर्क चेक करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्री का। कल ये होमवर्क चेक होगा।